डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो बेटा याद रख ले, इस टॉपिक के अंदर हम दो चीजें सीखेंगे। एक, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। कोई भी इक्वेशन आप लोगों को दिया जाए तो आप देख के कैसे पहचान लोगे कि भाई ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। और उसके बाद बेटा हम सीखेंगे, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व करने के लिए दिया जाए तो फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज की इस लेक्चर में हमने सीखने जा रहे हैं। तो बेटा आ जाते हैं पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन की तरफ। तो बेटा, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन पावर, इक्वेशंस in which variable appears in power are called exponential equations। वो तमाम इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल पावर्स पे आ जाए, वेरिएबल पावर पे आ जाए, उन तमाम इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो बेटा इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि आपका वेरिएबल हमेशा पावर पे होगा। मेरे बच्चे, अमूमन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ये ख्याल रख ले, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन पावर्स आर कॉल्ड डैश इक्वेशंस, आर कॉल्ड डैश इक्वेशंस। आगे चार ऑप्शंस होते हैं, तो चार ऑप्शंस में से आपने किसको सिलेक्ट करना है, एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जरा गौर कर ले बेटा। मेरे पास लिखा हुआ है 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में आप देखें वेरिएबल x कहां पे आ रहा है, पावर पे आ रहा है। इसी तरह बेटा देखे 2 पावर 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। और कर ले, इस इक्वेशन में वेरिएबल कहाँ आ रहा है, पावर पे आ रहा। इसी तरह बेटा 5 पावर 1 प्लस x प्लस 5 पावर 1 माइनस x दैट इज इक्वल टू 26, वेरिएबल कहाँ आ रहा है, वेरिएबल पावर पे आ रहा है। तो बेटा इन तमाम इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, इन तमाम इक्वेशंस को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। तो बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की पहचान आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि बेटा हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर पे आ जाए, उन तमाम इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब बेटा आ जाते हैं सॉल्यूशन प्रोसीजर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, सॉल्यूशन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर लेते हैं, सॉल्यूशन प्रोसीजर, सॉल्यूशन प्रोसीजर, ये ख्याल रख लें। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। बेटा कुछ टिप्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, कुछ स्टेप्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। अगर ये स्टेप्स आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिया तो समझो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो आपके 3 क्वेश्चंस है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा पहला जो स्टेप हमारे पास है वो ये है कि आपके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं पावर पे बाइनोमियल टर्म्स है, पावर पे बाइनोमियल टर्म्स है, तो आपने तोड़ के मोनोमियल पावर में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट। यानी पावर पे बाइनोमियल टर्म अगर मौजूद है तो आपने तोड़ना है, तोड़ के मोनोमियल में कन्वर्ट करना है।
और आपको पता है बाइनोमियल टर्म यानी जिसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हो, मोनोमियल टर्म्स जिसमें एक ही टर्म इन्वॉल्व हो। जरा गौर कर ले बेटा, यहां मेरे पास पावर में एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पहले स्टेप के मुताबिक क्लियर है। इसी तरह बेटा यहां पे आ जाए तो पावर पे अगेन हमारे पास क्या है, मोनोमियल टर्म्स है। ठीक, लेकिन यहां पे आप आ जाओ तो पावर पे क्या है, बाइनोमियल टर्म्स है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर पावर पे इस तरफ के बाइनोमियल टर्म्स आ जाए तो आपने उनको तोड़ के मोनोमियल पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कन्वर्ट बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म if exist in power into monomial। अगर पावर पे कहीं बाइनोमियल टर्म एग्जिस्ट करते हैं तो आपने तोड़ के मोनोमियल पावर में कन्वर्ट करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको पहला स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका पहला स्टेप क्लियर है, आप फौरन जाएंगे किसकी तरफ, सेकेंड स्टेप की तरफ आप मूव कर लेंगे। तो बेटा अब बाइनोमियल पावर को मोनोमियल पावर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, नाइन्थ क्लास में आपको एक फॉर्मूला सिखाया जा रहा है। नाइन्थ क्लास में उस फॉर्मूले को यूज करके आपने क्या करना है, बाइनोमियल टर्म्स को मोनोमियल टर्म्स में कन्वर्ट करना है अगर पावर में मौजूद हो। तो बेटा उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा वो ये है, a पावर m प्लस n। इसको अगर मैं लिख दूं बेटा, जरा गौर कर ले, मेरे पास पावर पे बाइनोमियल टर्म्स मौजूद है, बाइनोमियल टर्म्स मौजूद है, लेकिन मैंने क्या कहा, मोनोमियल टर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो बेटा याद रख लो ये एक फॉर्मूला जो आप लोगों को नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है, इसको मैं लिख सकता हूं a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n। तो बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके हम बाइनोमियल पावर को मोनोमियल पावर में ब्रेकअप कर लेंगे। तो ख्याल रखना है ये वो वाला फॉर्मूला है जिसमें आप क्या करते थे, सेम बेसिस मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो बेस को एक दफा लिख के पावर्स को ऐड करते थे, यानी सेम बेसिस मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो आप बेस को सिंगल बेस बना सकते हो। लेकिन बेटा अब जरा हमने उसका उलट चलना है, उसका रिवर्स चलना है। तो बेटा देखिए, अगर एक ही बेस के ऊपर मेरे पास मल्टी टर्म्स मौजूद हो तो उसी ही एक बेस को हम मल्टी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बाइनोमियल टर्म्स मौजूद थे तो मैंने इसको दो टर्म्स में ब्रेकअप कर लिया। अगर ट्राइनोमियल होंगे तो हम 3 में ब्रेक कर लेंगे। इसी तरह बेटा याद रख ले ये सिलसिला आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ख्याल रखना है पहला स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर बाइनोमियल पावर्स मौजूद हो तो आप तोड़ के मोनोमियल में कन्वर्ट कर लोगे, और कैसे कन्वर्ट कर लोगे ये आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे बेटा, स्टेप नंबर टू में आप लोगों ने एक काम करना है कि याद रख ले बेटा, वेरिएबल का जो बेस है वो आपने पूरे इक्वेशन में सेम बनाना है। जाहिर बात है वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल खुद पावर पे है। तो बेटा अब जरा गौर कर ले, यहाँ पे जो वेरिएबल का बेस है वो क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी वेरिएबल का बेस देखा जाए तो क्या है, 2 है। ये दोनों क्या है, इधर सेम है। अगर सेम नहीं होंगे तो हम सेम बनाएंगे। तो बेटा दूसरा स्टेप ये है, मेक द बेस ऑफ वेरिएबल, मेक द
बेस ऑफ वेरिएबल सेम, वेरिएबल सेम, वेरिएबल का जो भी बेस है उसको आप लोगों ने सेम बनाना है। ये आपका दूसरा स्टेप है। अगर वो सेम है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम उसको सेम बनाएंगे। जैसे बेटा देखे, यहाँ पे वेरिएबल का बेस 5 है और यहाँ पे भी वेरिएबल का बेस 5 है, सेम है। अगर सेम है तो ओके, अगर नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। और फिर जब बेस सेम बन जाएगा तो तीसरा स्टेप क्या है बेटा? तीसरा स्टेप, यूज द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, यूज द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, द सुटेबल substitution, substitution to make it quadratic, to make it quadratic in y। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप उसको क्वाड्रेटिक बनाओगे, किसमें? y में। ये वही स्टेप है बेटा जो इससे पहले हम अप्लाई करते रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा ये स्टेप वही है जो इससे पहले टाइप नंबर 1 में, और हमने टाइप नंबर 2 में, और हमने टाइप नंबर 3 में भी यूज कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बेटा याद रख ले, ये तीसरा स्टेप हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी हम अप्लाई करते रहे हैं और अपने 9th क्लास से अनवर्ड हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा आपने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, यानी जो भी सेम टर्म है उसको आपने y के बराबर लेट करना है, या आप t के बराबर लेट कर सकते हो या आप z के बराबर लेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा हम अमूमन y लेट करके आदी हो चुके हैं, इस वजह से हम y ही लेट कर लेंगे। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे जब भी आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्या करना हो, सॉल्व करना हो। यहां से आगे तो आपको पता है भाई, जब भी वो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आपने उसको सॉल्व करना है कोई एक मेथड यूज करके, और उसके बाद बेटा आपके पास जवाब आएंगे y में, तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करके ओरिजिनल वेरिएबल में जवाब लेके आ जाओगे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को लिखवाया हुआ है। यहाँ से आगे की जितने भी बातें हैं बेटा वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रहेंगे आपके पास ये 2 नई बातें हैं। नई बातें ये 2 आएंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के अंदर, कि बेटा आपने बाइनोमियल टर्म को अगर पावर में मौजूद हो तो मोनोमियल में कन्वर्ट करना है, और किस टेक्निक को यूज करके? ये सामने जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है इसको यूज करके। और फिर आप क्या कर लोगे? बेसिस को सेम बनाओगे। वेरिएबल का जो भी बेस होगा पूरे इक्वेशन में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम बनाएंगे, और उसके बाद क्या कर लेंगे? सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब याद रख ले, आपके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12, 13, 14 प्लस एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। और ये एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा एक दफा पेपर में भी आ चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे मैं करवा देता हूं, और उस एग्जाम्पल को जाके आप लोगों ने जरूर स्टडी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अब आप लोगों को लेके मैं आ जाता हूं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज के अंदर जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। तो बेटा देखें, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखे बेटा। 4
मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2x प्लस 1, और फिर देखें बेटा -9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आपने करना है सॉल्व। इसको आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बेटा इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो आपके पास ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल कहाँ पे आ रहा है? पावर पे आ रहा है। तो बेटा ये तो कंफर्म हुआ कि भाई ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स लिखवाया हुआ है, जिनमें पहला स्टेप ये है कि अगर बाइनोमियल टर्म मौजूद है पावर में तो आपने तोड़ के मोनोमियल पावर में कन्वर्ट करना है। तो जरा गौर कर लो बेटा, यहाँ पे मेरे पास पावर पे आप देख सकते हो बाइनोमियल टर्म मौजूद है, तो इसको तोड़ के मैं मोनोमियल में कन्वर्ट कर लूंगा। और यहाँ पे मेरे पास मोनोमियल टर्म है, इसके साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं सॉल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ। देखें 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2x -9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया बेटा? मैंने बाइनोमियल पावर को तोड़ के मोनोमियल पावर में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले को यूज करके। देखिए बेटा, इसके ऊपर एक टर्म 2x था और एक टर्म 1 था, तो 2 पावर 1 को अलग लिखा और 2 पावर 2x को अलग लिखा, यानी एक ही बेस को मैंने दो बेसिस में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा गौर कर ले बेटा, ये आपके पास 2 पावर 1 2 के बराबर होगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8, और ये आ जाएगा 2 पावर 2x -9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब आप गौर कर सकते हो, हमारे जितने भी पावर्स है वो सारे मोनोमियल पावर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो ही मोनोमियल पावर में कन्वर्ट होंगे तो स्टेप नंबर 2 मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि बेसिस को सेम बनाओ, वेरिएबल का जो भी बेस है उसको सेम बनाओ। तो बेटा यहाँ देखिए पावर पे वेरिएबल है और बेस मेरे पास 2 है, और देखिए पावर पे वेरिएबल 2x और नीचे बेस मेरे पास क्या है? 2 है। ये दोनों बेसिस सेम है, हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिस सेम बन चुके हैं। तो अब जब बेसिस सेम बन चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपका स्टेप नंबर 2 क्या है? कंप्लीट है। तो जरा गौर कर ले बेटा, इसकी पावर पे लिखा हुआ है 1x और इसकी पावर पे लिखा हुआ है 2x। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लूं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2x होल स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। जरा गौर कर ले बेटा, पावर पे इसका कोफिशिएंट 1 था और इसका कोफिशिएंट 2 था, तो बेटा देखे इस 2 को मैंने होल पावर पे शिफ्ट कर लिया ताकि ये दोनों एग्जैक्टली क्या बन जाए? सेम बन जाए। तो बेटा देखिए यहाँ पे भी 2 पावर x बन चुका है और यहाँ पे भी 2 पावर x बन चुका है। अब ये दोनों मुकम्मल तौर पे सेम बन चुके हैं, हम इनको वाइलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया वो ये है बेटा, याद रख लो, अगर a पावर m मल्टीप्लाई बाई n हो, पावर पे आपको m चाहिए n नहीं चाहिए, तो आप पावर पे m को रख के जो आपको नहीं चाहिए उसको आप होल पावर पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे पावर पे n चाहिए m नहीं चाहिए तो मैं पावर पे n को रख लूंगा और m को होल पावर पे शिफ्ट कर लूंगा। तो बेटा ये एक टेक्निक है, अगर पावर पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाए तो बेटा जो हमें पावर पे नहीं चाहिए उसको हम होल पावर पे शिफ्ट कर सकते हैं।
तो जरा गौर कर ले बेटा, यहाँ पे पावर पे 2x था और यहाँ पे पावर पे 1x था, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमें इस 2 को कहाँ शिफ्ट करना पड़ा, होल पावर पे शिफ्ट करना पड़ा। अब आप देख सकते हो ये दोनों मुकम्मली सेम बन चुके हैं। तो बेटा मैं क्या कर लूंगा, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लूंगा। above equation become हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, जरा आप लोग गौर से देख ले बेटा, ये 8, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास 2x की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, y, और ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, y, और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन मेरे पास आ चुका है बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। और ये किस में क्वाड्रेटिक बन चुका है, ये y में क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड यूज करके, कोई भी एक मेथड यूज करके। तो बेटा देखें, सबसे आसान मेथड जो आप लोगों को मैंने बताया था दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, और वो भी मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड के सारे टेक्निक्स मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्लस 8x स्क्वायर। तो बेटा जब मैं यहाँ मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज कर लेता हूँ तो मेरे पास सूरत हाल यू बन जाएंगे। ख्याल रख ले, मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड मैंने आपको बताया था कि बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। जो ही मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 8y स्क्वायर आता है, और माइनस 9y के कितने हिस्से, 2 हिस्से, तो एक हिस्सा बन जाएगा 8y और एक हिस्सा बन जाएगा y। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव हो तो ब्रेक डाउन होने वाले दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। बेटा इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। तो बेटा इन दोनों से कॉमन क्या रहा है, इन दोनों से कॉमन मेरे पास आ रहा है 8y। जो ही मैं 8y को कॉमन निकाल लूंगा तो ये y माइनस 1 बन जाएगा, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो समझो या तो +1 कॉमन है या तो -1 कॉमन है। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास इसका साइन माइनस है, तो मैं माइनस को भी कॉमन निकाल लेता हूँ और 1 को भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बेटा मैंने बताया जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है यहाँ वहाँ पे या तो हम +1 या हम -1 को आसानी के साथ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि +1 को कॉमन निकाल लिया जाए या -1 को। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ये नेगेटिव साइन है, मैं नेगेटिव को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास y माइनस 1 बच जाएगा। अब देखे बेटा y माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो आपके पास 8y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। इसको जीरो प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है। यहाँ से y की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूँ तो 1, और यहाँ से y की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूँ तो 1/8। ये -1 था उधर जाके +1, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो गया। लेकिन बेटा देखे, आपको याद होगा इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई वेरिएबल मेरा x था तो जवाब भी मुझे x में ही चाहिए। मेरे पास जवाब किस में आ गए हैं, मेरे पास जवाब आ गए हैं y में। तो अब बेटा ओरिजिनल वेरिएबल में जवाब लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा अब मैं बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूं। देखे व्हेन
y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 हो, बेटा y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले। y की वैल्यू क्या थी? 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास आ चुका है। अब जरा थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो देना है, थोड़ा सा तवज्जो देना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम आ गए हैं। देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, और ये जो x मेरे पास है बेटा, ये कहाँ पे आ चुका है? ये पावर पे आ चुका है, ये x पावर पे आ चुका है। तो बेटा याद रख लो, जब भी आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करना हो और अननोन पावर पे आ जाए, दरमियान में इक्वलिटी हो, दरमियान में क्या हो? इक्वलिटी हो, तो उस वक्त हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों बेसिस को सेम बनाने की कोशिश कर लो, इन दोनों बेसिस को सेम बनाने की कोशिश कर लो। जैसे मैंने क्या कहा बेटा, अगर हमारे पास दरमियान में इक्वलिटी हो और अननोन पावर पे हो, अगर आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करना है तो आप बेसिस को सेम बनाओ। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर बेसिस को सेम बनाने का फायदा क्या होगा, तो बेटा याद रख ले, अगर a पावर m दैट इज इक्वल टू a पावर n बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वलिटी हो, तो ये और ये कैंसल हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n। तो बेटा इक्वेशन हो, अगर अननोन पावर पे हो, तो बेटा अननोन की वैल्यू निकालने के लिए बेसिस को सेम बना लो। जो ही बेसिस सेम बन जाएंगे, समझो आपका अननोन सेपरेट हो गया। अब यहां बेस मेरे पास 2 है, यहां बेस मेरे पास 1 है, ठीक है बेटा। तो अब याद रख ले बेटा, इस 2 बेस को 1 बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जहां कहीं 1 आ जाए तो आप लोगों को पता है बेटा, 1 की मदद से हम जो बेस बनाना चाहे बना सकते हैं। 1 की मदद से हम जो बेस बनाना चाहे बना सकते हैं, मां सिवाय हम 0 बेस नहीं बना सकते 1 की मदद से। बाकी 1 की मदद से जो बेस मैं बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। कैसे? 9th क्लास में आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया जाता है, एनी नंबर हैविंग 0 पावर इज इक्वल टू 1। हर वो नंबर जिसकी भी 0 पावर हो वो किसके बराबर होता है? 1 के, एक्सेप्ट 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ये 9th क्लास में आप लोगों को लिखवाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की मदद से मैं जो बेस बनाना चाहूं बना सकता हूं, मां सिवाय मैं 0 बेस नहीं बना सकता। ये ख्याल रखना है, 9th क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और हम अपने बच्चों को वहां इसका प्रूफ करवा देते हैं कि भाई एनी नंबर हैविंग 0 पावर इक्वल टू 1 एंड 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ये अनडिफाइन बन जाता है, ये अनडिफाइन क्यों बन जाता है, ये सारी चीजें हम वहां अपने बच्चों को सिखाते हैं, और इंशाल्लाह जब हम 9th क्लास शुरू कर लेंगे तो वहां ये चीजें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया 1 की मदद से जो बेस हम बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 2 पावर 0। अगर यहाँ 3 होता तो मैं क्या लिखता? 3 पावर 0। अगर यहाँ 5 होता तो मैं क्या लिखता? 5 पावर 0। तो 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 2 पावर 0। ये और ये क्या हो गए? कैंसल, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब बेटा ये तो मैंने जब ले लिया y इज इक्वल टू 1, तब मेरे पास ये सूरत हाल है। अब मैं ले लेता हूं y की वैल्यू क्या? अब मैं ले लेता हूं y की वैल्यू 1/8। तो बेटा व्हेन y इज इक्वल टू 1/8, अगर y की वैल्यू 1/8 हो, तो y की जगह अगेन आप उसकी वैल्यू पुट कर लें, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। अगेन वही बात, बेसिस को सेम बनाए, बेसिस को सेम बनाए, तब आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज मुमकिन
नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है, 2 है, और यहाँ पे बेस मेरे पास क्या है, 1/8 है। 1 लोवेस्ट फॉर्म में है। रही बात 8 की, तो इस 8 को हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, 2 है बेस, तो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो बेटा जरा गौर कर लें, अगर इस 8 को मैं 2 में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 पावर 3। क्यों? अगर 8 को आप फैक्टराइज कर लो तो आपके पास 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बेटा 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। तो अब देखें बेटा, इसका बेस मेरे पास 2 है, जबकि इसका बेस मेरे पास 1/2 है। तो बेटा देखें, मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए, 2 चाहिए। तो बेटा देखें, इस 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर लूंगा तो नीचे अगर इसका पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा। अगर नीचे इसका पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ये अगेन हमने अपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ लिया था। नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक रूल अपने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि बेटा अगर पावर पे कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। जैसे बेटा ये रूल आप लोगों को याद होना चाहिए, a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a पावर m। अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके। और याद रख ले बेटा, अगर हमें ये बेस न्यूमिनेटर में चाहिए तो अगेन हम इस बेस को न्यूमिनेटर में भी ले आ सकते हैं, कैसे, पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा। तो बेटा यही रूल यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। तो अब जरा गौर कर ले, ये और ये कैंसल, x की वैल्यू मेरे पास क्या जाता है, -3 आ जाता है। तो बेटा ये जो दो वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं, दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इनको हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिख दे देते हैं। तो बेटा यहाँ आके इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा बेटा, आपने ये गौर कर लिया कि हमने इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ था उन स्टेप्स से गुजार के सॉल्व कर लिया। तो बेटा अब जरा इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहता हूँ, तो बेटा याद रख ले, आप डायरेक्ट मेथड यूज करके भी इसको आसानी के साथ डील कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड मेरे पास क्या है, जरा गौर कर ले, थोड़ा सा फोकस कर ले बेटा। अब मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x होल स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम बेटा मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था, अगर आप गौर कर ले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है इन x पावर 1, क्वाड्रेटिक इन x पावर 1। कैसे, तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया था, ये देख लो, अगर मैं चाहूँ तो इसको यू लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो जरा गौर कर लो, x पावर 1 और x पावर 1 की होल पावर पे क्या है, 2 है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x पावर 1। अगर इस स्क्वायर पावर के नीचे -1 आ जाए तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इन x पावर -1। अगर इसके जगह में बेटा मेरे पास आ जाता है
-2, तो इसका मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक इन x पावर -2। अगर इसकी जगह बेटा मेरे पास ये आ जाए 2 पावर x प्लस b मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इन 2 पावर x होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इन 2 पावर x। क्वाड्रेटिक का पूरा निचोड़ बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। जो ही मैंने डायरेक्ट मेथड आप लोगों को सिखाया था, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर खैर 1 और 2 के क्वेश्चंस डायरेक्ट हो रहे थे, टाइप नंबर 3 वाला डायरेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब टाइप नंबर 4 वाला अगर आप चाहो तो इसके लिए भी डायरेक्ट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो, तो यहाँ पे 2 पावर x और यहाँ पे 2 पावर x और 2 पावर x की जो होल पावर है वो मेरे पास क्या है? 2 है। तो लिहाजा दिस इज क्वाड्रेटिक इन 2 पावर x। ये 2 पावर x में क्वाड्रेटिक है। अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो बेटा अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो ज़रा गौर कर लें, मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म 2 पावर x है और इसका कोफिशिएंट क्या है? 8 है। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? -9 और c की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1। क्योंकि बेटा लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट कर रहे थे? b से। तो यहाँ पे देखिए 2x होल पावर पे क्या है? 1 है। तो होल पावर पे 1 का मतलब ये लीनियर है और लीनियर टर्म का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम b से डिनोट करते थे और कांस्टेंट टर्म को हम किससे डिनोट करते थे? c से डिनोट करते थे। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकता हूं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसको डील कर सकता हूं, लेकिन याद रख लो जिसमें क्वाड्रेटिक हो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बराबर लिया जाता है। ये 2 पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी जिसमें क्वाड्रेटिक हो उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले के बराबर लिया जाता है। ख्याल रख लो मेरे बच्चे, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये x में क्वाड्रेटिक था तो x इज इक्वल टू दिस फार्मूला। अगर y में क्वाड्रेटिक होगा तो y इज इक्वल टू दिस फार्मूला। अगर z में क्वाड्रेटिक होगा तो z इज इक्वल टू दिस फार्मूला। अगर 2 पावर x में क्वाड्रेटिक होगा तो 2 पावर x इज इक्वल टू दिस फार्मूला। बेटा ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, आप लोगों ने इन चीजों का खास ख्याल रखना है। तो वैल्यूज पुट कर ले बेटा, 2 पावर x दैट इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? -9 है, प्लस माइनस अंडर द रूट बेटा -9 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 8 और c की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। तो बेटा 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 का स्क्वायर 81 32 ये मेरे पास आ जाएगा और बेटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 16। तो यहां से आप देख सकते हो 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 2 पावर x दैट इज इक्वल टू, अगर बेटा आप लोग 81 से 32 निकाल लोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? जरा गौर कर ले, 81 से 32 यहाँ पे आपके पास 9 और ये आपके पास आ जाएगा 449 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 16। और बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास 9 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 16। और बेटा प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जब आप प्लस ले लेंगे व्हेन जब आप प्लस वाला रिजल्ट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पावर x दैट इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 16, ये और ये कैंसल, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1। अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि बेटा मेरे पास x पावर पे है तो बेसिस को सेम होना चाहिए, और बेस 1 है तो इसकी मदद से मैं कोई भी बेस आसानी के साथ बना सकता हूँ, तो ये x इज इक्वल टू 0। और बेटा माइनस जब मैं ले लेता हूँ व्हेन 2 पावर x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 16, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 16, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 8। अभी अभी इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को ये सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखाया हुआ है, तो ये 2 पावर -3 हो जाएगा, और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू -3, ये मेरे पास इसका अगला सोल्यूशन आएगा। तो बेटा आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये डायरेक्ट मैकेनिज्म है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और वो जो मैंने आप लोगों को करवाया था वो कौन सा था, वो मेरे पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड था। कौन सा मेथड था? सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब अगर कोई मेरा बच्चा ये कहे कि सर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से डील नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज करके मैं इस क्वेश्चन को डील करना चाहता हूँ, तो बेटा तब भी आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हो। आप चाहो तो मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हो। मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड क्या था? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो। जो ही बेटा आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा जवाब? आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से। दरमियान वाले टर्म के कितने हिस्से बनाने होंगे? 2 हिस्से बनाने होंगे। तो बेटा देखिए -9 के कितने हिस्से? -9 के 2 हिस्से हमने बनाना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए? 8 आ जाए, और 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए? -9 आ जाए, तो वो मेरे पास क्या है? -8 और -1। और बेटा यहाँ पे इस 9 के साथ क्या है? 2 पावर x है, तो इधर भी आप क्या लगाओगे? 2 पावर x, और इधर भी आप क्या लगाओगे? 2 पावर x। ये थोड़ा सा बेटा आप लोग कंसंट्रेट करना है भाई, बेसिक चीजें आपने क्लियर करना है। 9th क्लास में ऐसा होता था कि 8x स्क्वायर आप -9x स्क्वायर के 2 हिस्से बनाते थे, तो भाई वहां पे -8 और -1 आप लोग लिखते थे। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे अगर आपके पास x था तो इसके साथ भी आप x लिखते थे और इसके साथ भी आप x लिखते थे। आज मेरे पास x नहीं है, आज मेरे पास 2 पावर x है। आज मेरे पास x नहीं है, आज मेरे पास क्या है? 2 पावर x है भाई। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। इधर मेरे पास खाली x स्क्वायर था, जबकि इधर मेरे पास 2 पावर x होल स्क्वायर। तो बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने अपने थिंकिंग पावर को क्या करना है? बढ़ाना है, कंसंट्रेट करना है, चीजों पे फोकस करना है, गौर करना है। तो अब देखो तो बेटा मैं मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड आसानी के साथ यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x होल स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x, और ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, बताओ फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है? जब मैं फर्स्ट 2 से कॉमन निकालूंगा तो ये देख लो बेटा 2 पावर x, 2 पावर x और 8, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन निकल गया, खत्म। दो 2 पावर x थे, एक को कॉमन निकल गया तो एक बच गया, -8 कॉमन निकल गया, 2 पावर x कॉमन निकल गया, तो मेरे पास 1 बच गया। और यहां से देख लो बेटा मेरे पास 1 कॉमन आ रहा है। तो बेटा -1 को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो 2 पावर x -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो 2 पावर x -1 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लेता हूं तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x -1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। अलग अलग सोल्व कर ले बेटा, अलग अलग सोल्व कर ले, अलग अलग सोल्व कर ले। तो जरा गौर कर ले, यहां से अगर मैं निकाल लूं x की वैल्यू तो ये -1 है, उधर जाके क्या होगा?
+1। ये तो सेम वही सिचुएशन बन गया। भाई बेस मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो 1 बेस की मदद से मैं कोई बेस बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और फिर बेटा यहाँ से कर ले तो बेटा नाउ ये क्या हो जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसको अगर मैं बनाना चाहूँ क्या 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। और ये देख ले 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 2 पावर -3। ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू -3। तो बेटा जिस मेथड से कर लो, जो मेथड मर्जी है अप्लाई कर लो, रिजल्ट तो सेम आ रहा है। रिजल्ट तो सेम आ रहा है भाई। भला मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूं, भला मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूं, या भला मैं मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड ही क्यों अप्लाई ना कर लूं, मेरे पास रिजल्ट क्या जाता है, सेम। बेटा मल्टी मेथड इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोग मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड जब आपको ऐसा एक फॉर्म दिया जाए, बेटा देखो आपको ऐसा एक फॉर्म दिया जाए x² + 5x + 6 दैट इज इक्वल टू 0, आप खुशी खुशी इसका मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज कर लेते हो। लेकिन बेटा अगर x के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पावर x का होल स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x + 6 इज इक्वल टू 0, इधर भी तो खुशी खुशी कर लो ना। इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे क्या है 2 पावर x है। तो यहाँ जहां जहां आप x लिखते थे वहां वहां 2 पावर x लिख दो, आपका काम हो जाएगा। जहां आप x को कॉमन निकालते थे वहां वहां 2 पावर x को कॉमन निकालो। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने बेसिक को बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो आपने देखा 3 तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, डील कर लिया। रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मेरे बच्चे अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर कहां पे, क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आप लोगों 13 में मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं। और उसके बाद फिर हम कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो कि ये तीनों मेथड्स बेटा बहुत जरूरी है। आप लोगों ने तीनों को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जिस मेथड को आपका जहन एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, आपने उसी को फॉलो करना है। बाकी मेरा काम है आप लोगों को गाइडलाइन देना, और बेटा जितना मुमकिन हो सके वो मैं करता रहूंगा। तो अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 3 पावर 2x + 2 और ये देख ले इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x -3। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा जरा गौर कर ले, वेरिएबल पावर पे आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टिप्स प्रोसीजर्स आपको लिखवाए गए हैं। थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख दे देता हूँ। +12 है, इधर आके -12 होगा, 3 पावर x -3 इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए यहाँ पे मेरे पास है मोनोमियल पावर और यहाँ पे मेरे पास है बाइनोमियल पावर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहला काम बाइनोमियल पावर को मैं तोड़ दे देता हूँ। 3 पावर 2 3 पावर 2x -12, ये 3 पावर x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। बेटा रीजन आपके सामने है, a पावर m + n हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n। 3 पावर 2 बेटा मेरे पास 9 के बराबर हो जाएगा। और जरा गौर कर लो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो बेटा इस 2 को होल पावर पे शिफ्ट कर लो ताकि वो बिल्कुल क्या बन जाए, सेम बन जाए, और सेम टर्म को हम क्या लेट कर सके, y लेट कर सके। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर पावर पे कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, इजाफी हो, तो उसको हम होल पावर पे ले जा सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो ये देख लो 3 पावर x और ये देख लो 3 पावर x, तो बेटा सेम बन गए। तो क्या कर लोगे, लेट 3 पावर x दैट इज इक्वल टू y, अबव इक्वेशन बिकम, अबव
इक्वेशन बिकम, मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा आप लोग गौर कर ले बेटा, मेरे पास जो सूरत हाल बन जाएंगे दैट इज 9y² और ये -12y+3 दैट इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है जो मेरे पास आ चुका है बेटा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और किस में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है। तो देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाता है 27y²। तो -12y के कितने हिस्से बनाएंगे, 2 हिस्से बनाएंगे। और आपको पता है बेटा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव हो तो लार्ज के साथ भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और स्मॉल के साथ भी नेगेटिव साइन। और वो तीन नंबर, दोनों नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 9 और 3 ही है। अब देखो इसके साथ y है तो मैं यहाँ पे भी y लिख दे देता हूँ, यहाँ पे भी y लिख दे देता हूँ। तो बेटा चीजों को आप लोगों ने गौर से देखना है, बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर इधर मेरे पास x होता तो मैं इन दोनों के साथ x लिखता, अगर इधर मेरे पास 2 पावर x होता तो मैं इन दोनों के साथ 2 पावर x लिखता, अगर इधर मेरे पास 3 पावर x होता तो मैं इन दोनों के साथ 3 पावर x लिख दे देता। तो बेटा देखें 9y² और ये मेरे पास आ जाएगा -9y -3y+3 दैट इज इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आ रहा है, 9y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y -1 -3 कॉमन, तो y -1 दैट इज इक्वल टू 0। y -1 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लेता हूँ तो 9y -3 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से y की वैल्यू, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। बेटा ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 मेरे पास आया और यहाँ से y की वैल्यू 1/3। तो बेटा देखे 3 1 टाइम 3 3 टाइम। अगेन वही बात, क्वेश्चन बेटा x में था तो जवाब भी मुझे किस में चाहिए, जवाब भी मुझे x में ही चाहिए। तो मेरे पास तो जवाब y में आ चुका है, तो बेटा वही बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर लेंगे। और देखे जब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ तो क्या होता है, when y is equal to 1, y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले 3 पावर x दैट इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर कर ले बेटा, मुझे यहाँ 3 चाहिए, मैंने आपको बताया था 1 की मदद से हम जो बेस बनाना चाहे आसानी के साथ बना सकते हैं, मां सिवाय हम 0 बेस नहीं बना सकते। तो बेटा देखिए ये 3 पावर x दैट इज इक्वल टू 3 पावर 0, क्योंकि एनी नंबर हैविंग 0 पावर इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1 दैट इज अनडिफाइंड। ये और ये कैंसल, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या जाता है 0। और फिर देखे बेटा when y is equal to 1/3, y की वैल्यू दोबारा से पुट कर ले 3 पावर x दैट इज इक्वल टू, देखो इधर बेस 3 है, यहाँ पे बेस 1/3 है, तो मुझे 3 चाहिए। तो नीचे 3 पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 पावर -1, ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ये जो दो वैल्यूज आ गए हैं दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस, और इनको हमेशा हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो लिहाजा मेरा सॉल्यूशन सेट क्या जाता है -1 और 0, ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ जाता है। ये तो मैंने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं इसको डायरेक्ट डील करना चाहता हूं तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड भी कर सकते हो। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड से ही इसको डायरेक्ट डील कर रहा हूँ। देखिए बेटा डायरेक्ट मेथड में मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने आपको सिखाया है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। जरा और कर ले बेटा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन 3 पावर x। तो फर्स्ट और लास्ट को जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 3 × 9 इज 27। और फिर देख ले बेटा 3 पावर x का होल स्क्वायर ये आ जाता है। और मिडिल टर्म मेरे पास क्या है -12 × 3 पावर x। इसके कितने हिस्से, 2 हिस्से हमने बनाना है। तो एग्जैक्टली एक हिस्सा मेरे पास 9 है और दूसरा हिस्सा मेरे पास 3 है। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव हो तो लार्ज के साथ भी नेगेटिव, स्मॉल के साथ भी नेगेटिव, तो इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस। लेकिन इसके साथ 3 पावर x है तो इसके साथ भी 3 पावर x आ जाएगा और इसके साथ भी 3 पावर x आ जाएगा। तो बेटा देखे आप जब इसको मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड से गुजार लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस, देखें 9
मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x और फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x और फिर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। सही बेटा, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहता हूँ तो ठीक है भाई, आप कर सकते हो। अब जरा गौर कर ले, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, जब आप कॉमन निकालेंगे इन दोनों से तो देखे बेटा 9 कॉमन आ रहा है। एक 3 पावर x इधर भी है तो 3 पावर x भी आपके पास कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा? 9 कॉमन निकल गया, खत्म। दो 3 पावर x थे तो एक को मैंने कॉमन निकाल लिया तो एक बच जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन, 3 पावर x कॉमन, तो बच जाएगा क्या? 1। और यहाँ से -3 कॉमन तो क्या जाएगा? 3 पावर x। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, तो बेटा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 3 पावर x माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन आएगा तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा, यहां से जरा गौर कर ले, when 3x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 पावर x, ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो बेटा देखे, मुझे यहाँ पे बेस क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो 1 की मदद से मैं 3 बेस आसानी के साथ बना सकता हूँ। कैसे? 3 पावर 0, ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाता है? 0। अब मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे when 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। और बेटा ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा इसका बेस 3 है और इसका बेस 1/3 है, तो बेस को 3 बनाने के लिए बेटा मैं इसको जब ऊपर लेके जाता हूँ तो 3 पावर -1, 3 पावर -1 बन जाएगा। तो बेटा जरा गौर कर ले, 3 पावर -1 बन चुका है, तो ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू -1, लिहाजा मेरा सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है? 0 और -1। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड यूज करके क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब देखना ये है कि बेटा आप किस पे सेटिस्फाई हो, डायरेक्ट मेथड पे सेटिस्फाई हो या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सेटिस्फाई हो। आप लोगों ने अपने कैपेसिटी को देखना है और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है बस आप लोगों को जितने पॉसिबल वेज है वो सिखाना है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ लेके आ जाता हूँ, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन जो बेटा मेरे पास है वो है क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा 14 मेरे पास आखिरी इसका रहेगा पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को करवा देता हूँ और उसके बाद ये टाइप आप लोगों का क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा देखे मेरे पास क्या है? 2 पावर x और ये +64 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखे जरा गौर कर ले, यहाँ पे वेरिएबल पावर पे आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म्स आपको सिखाए गए हैं। बाइनोमियल पावर कहीं आपको नजर आ रहे हैं? देखिए बेटा ये भी मेरे पास मोनोमियल पावर है, ये भी मेरे पास मोनोमियल पावर है, कोई बाइनोमियल पावर नहीं है, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे देखिए बेटा 2 पावर x और यहाँ पे देखा जाए तो 2 पावर -x नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका आप लोगों को सिखाया जाता है। बेटा देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 2 पावर x प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर कर ले बेटा, ये 2 पावर x और ये भी 2 पावर x, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा टाइप नंबर 2 में हमने ऐसे कहानी पढ़ लिया था कि यहाँ जो कुछ भी लिखा हो अगर आगे उसी का रेसिप्रोकल मौजूद हो तो हम वहाँ पे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो जो सेम टर्म है उसको हम क्या लेट करते थे y। अगर आपको याद है वो वाला फॉर्म ए पी ऑफ एक्स दरमियान में प्लस माइनस हो सकता है, b डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल नीचे होगा। तो बेटा यहाँ पे भी हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको आसानी के साथ डील कर सकते हैं, और ये हमारा टाइप नंबर 2 था। तो बेटा सेम ही सिचुएशन यहाँ पे भी बन चुका है। देखो यहाँ 2 पावर x है, यहाँ 2 पावर x है, तो सेम टर्म को हम क्या कर लेंगे, सेम टर्म को हम लेट कर लेंगे y। above equation become मेरे पास क्या बन जाएगा, देखे बेटा y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो बेटा जो ही आप एलसीएम निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम y आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 दैट इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। क्वाड्रेटिक बन गया किस में, y में। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 64y स्क्वायर माइनस 20y के दो हिस्से कौन कौन से हैं, 16 और 4। बेटा इसके साथ y है तो इधर भी y और इधर भी y, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव और थर्ड टर्म पॉजिटिव हो तो लार्ज के साथ भी माइनस स्मॉल के साथ भी माइनस। इनको मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट दिस, इनको अब ऐड कर लो यू विल गेट दिस। तो बेटा y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से y को कॉमन निकालोगे तो y माइनस 16 आ जाएगा, और यहां से माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा। तो बेटा यहां से y माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू 16 और यहां से y की वैल्यू 4। अगेन वही बात भाई, मेरा क्वेश्चन x में था तो जवाब भी मुझे x में ही चाहिए, तो बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। तो बेटा देखे व्हेन y इज इक्वल टू 16, y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले, क्या है बेटा 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 16। बेसिस को सेम बनाए, 16 को आसानी के साथ 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे 16 को बेटा अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ, देख ले 16 2 8 टाइम 2 हाउ मेनी टाइम 4 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम, यानी 2 को 4 दफा ज़रब देने से क्या आता है 16 आता है। तो इसको मैं 2 पावर 4 लिख सकता हूँ। बेसिस क्या हो गए सेम, ये और ये खत्म, तो x की वैल्यू क्या आ गया 4। और फिर बेटा देखे, फिर देखे व्हेन व्हेन जरा गौर कर ले, व्हेन थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे कैमरा घुमा देता हूँ, ठीक है। व्हेन मेरे पास आ जाता है, देखे बेटा y इज इक्वल टू 4, तो बेटा बताए y की वैल्यू दोबारा से पुट कर ले, 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 को मैं आसानी के साथ बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, क्योंकि 2 पावर 2 किसके बराबर होता है 4 के, तो ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू 2। तो बेटा लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है 2 और 4। तो यहाँ पे बेटा आके आपका लास्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं इसको डायरेक्ट डील करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको डील करना चाहता हूँ, तो बेटा वो तमाम बच्चे जो इसको डायरेक्ट डील करना चाहते हैं वो ज़रा गौर से देख ले, उनके लिए भी मैं लिख दे देता हूँ डायरेक्ट डील करने का तरीका क्या होगा। तो बेटा देखें, अगर कोई कहे कि सर मैंने इसको डायरेक्ट डील करना है, तो डायरेक्ट आप इसको कैसे डील कर लोगे। डायरेक्ट डील करने के लिए यहाँ पे देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। डायरेक्ट क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। डायरेक्ट एलसीएम निकाल लोगे तो क्या जाएगा 2 पावर x। तो बेटा इसी एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 2 पावर x का होल स्क्वायर,
ये 64 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया, दरमियान में प्लस से प्लस लिखा है, एलसीएम को ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये और ये कैंसिल, माइनस एलसीएम को ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा जरा गौर कर लो, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। किस में क्वाड्रेटिक है, 2 पावर x में क्वाड्रेटिक है। किस में क्वाड्रेटिक है, 2 पावर x में क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 64 कर लोगे तो क्या जाएगा 64, ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर x माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x के कितने हिस्से बनाओगे, 2 हिस्से बनाओगे, 16 और 4 दोनों के साथ नेगेटिव साइन, इसके साथ 2 पावर x है तो इसके साथ भी 2 पावर x और इसके साथ भी 2 पावर x। कहानी क्लोज हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो जरा आप गौर कर ले, यह जाएगा 2 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x और प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से कॉमन क्या रहा है, 2 पावर x कॉमन, तो जब 2 थे एक को कॉमन निकाल लिया तो एक रह जाएगा, और बेटा ये क्या जाएगा 16 माइनस 4 को कॉमन निकालोगे तो 2 पावर x, और ये आपके पास, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो जब माइनस को कॉमन निकालोगे तो ये भी माइनस और ये 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2 पावर x माइनस 16 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो 2 पावर x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा, आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 आर सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 2 पावर x की वैल्यू निकालोगे तो 16 और यहाँ से 2 पावर x की वैल्यू निकालोगे तो 4। बेसिस को सेम बनाओ, तो बेटा 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4, 2 पावर 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो बेटा ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो बेटा लिहाजा मेरा सोल्यूशन सेट 2 और 4। आप गौर से देखें, मैं डायरेक्ट मेथड से कर लूँ या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लूँ, मेरे रिजल्ट्स क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे अगेन मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को अपने बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना हो तो वो अपने बेसिक कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस कर ले, क्लियर कर ले अपने तमाम तर मामलात। क्योंकि बेटा याद रख ले, ये मैथमेटिक्स है, कोई एक वे नहीं है। हो सकता है बाज़ बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगे, हो सकता है बाज़ बच्चे अपने टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपके पास वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाएंगे। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन में आखिर में ला के आप लोगों को बेक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा, तो कुछ स्टेप्स वहाँ आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बेटा देखे, मैं जितने भी पॉसिबल वेज है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन सुनना अपने इसको है, आपका ये जहां मुतमईन है आपने उसी मेथड को अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला बेटा हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5, वो भी क्लियर कर लेंगे, और इसी तरफ हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।